हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखिए हम जो है पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव के विषय में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो जीवाणु होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और हमारे लिए जो है वो हानिकारक भी होते हैं, हमें हानि भी पहुंचाते हैं। तो उसके लाभ के विषय में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। आज जो है हम जो है उससे क्या हानियां होती है, जीवाणुओं से क्या क्या हानियां होती है, वो हमें किस प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है जीवाणु की हानिकारक क्रियाएं। पहला जो टॉपिक है जीवाणु की हानिकारक क्रियाएं। इस तरीके से तो जीवाणु के हानिकारक क्रिया क्या है बच्चों? देखिए, रॉबर्ट कोच ने रोग के रोगाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया तथा हमें बताया कि तपेदिक रोग होता है जिसको हम टीबी भी कहते हैं का रोग ट्यूबरकुलस बैसिलस नामक रोगाणु से होता है। देखिए, टीबी रोग जो होता है उसका खोज किस रोगाणु से होता है? ट्यूबरकुलस बैसिलस इस जीवाणु का नाम है। इसके कारण जो है टीबी या तपेदिक रोग होता है। यहाँ पर आपके बुक में लिखा है, पहला है उसमें टीबी या जो तपेदिक रोग होता है इसके रोगाणु का क्या नाम है? जीवाणु का तो आप पाएंगे यहाँ पर लिखा है जीवाणु का जो नाम है वो है ट्यूबरकुलस बैसिलस। ये वो जीवाणु है रोग जो तपेदिक नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, जिससे आप जान रहे हैं ये बहुत भयंकर बीमारी है। ठीक, तो यह हमें इस रोग को उत्पन्न करके हम लोगों को जो है हानि पहुंचाता है। दूसरा है कुछ जीवाणु भोजन तथा अन्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु आपने देखा होगा कि जो हमारे भोज्य पदार्थ है उसको जो है खराब कर देते हैं। जैसे आप रोटी बनाते हैं या भोजन बनाते हैं तो उसको एक दिन दो दिन आप उसको एक दिन के बाद 2 दिन देखेंगे, 2 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें जो है सफेद सफेद जो है रुई जैसे आपको वो जीवाणु दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। इस प्रकार से जो है आपने देखा कि जीवाणु जो है भोजन को खराब भी करते हैं, उस प्रकार से वो हमको हानि पहुंचाते हैं। ये जो है इसके हानिकारक क्रियाएं हैं। तीसरा जो है जीवाणु द्वारा मानव जंतुओं तथा पादपों में होने वाले रोग, मियादी बुखार, प्लेग, न्यूमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कुकर खांसी, कांगड़ा, ये सब जो रोग है बच्चों, ठीक है, ये भी जो है हमारे जो है जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। इससे हमें हानि पहुंचती है। जैसे अगला है देखिए स्ट्रेप्टोकाकाई, ये न्यूमोनिया रोग के जीवाणु है, ठीक है। फिर ट्यूबरकुलस बैसिलस अभी आपको बताया गया है। फिर विब्रियो कोलेरी, ये जो है रोग उत्पन्न करने वाले आपके जीवाणु है। तीसरा टॉपिक हमारा जो चलेगा वो है विषाणु। जीवाणु के विषय में ये आपने पढ़ लिया। अब जो है तीसरा टॉपिक, दूसरा जो प्रकार है आप पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के प्रकार में। आप जीवाणु पढ़ चुके, जीवाणु के बाद जीवाणु आपने पढ़ लिया है पहला। दूसरा हम पढ़ेंगे विषाणु।
देखिए विषाणु को वायरस भी कहा जाता है, आप जानते हैं विषाणु को हम वायरस भी कहते हैं, ठीक है, विषाणु को वायरस भी कहा जाता है, ठीक। पहला चीज जो है इसमें ये सजीव एवं निर्जीव की योजक कही है। पहला बात विषाणु के विषय में, ये सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इनमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तीसरा इसका जो पॉइंट आएगा, यह प्रकृति में निर्जीव अवस्था में पाया जाता है, ये प्रकृति में निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट इसका, पादपों एवं जंतुओं में रोग को ये फैलाते हैं। ये पादपों का मतलब वनस्पतियों से मतलब है, एवं जंतुओं में रोग को फैलाते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, कुछ विषाणु के उदाहरण आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे HIV, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, वायरस, ये इसका नाम है, ठीक है, पूरा नाम है आपका। और उसके बाद TMV आपकी बुक में भी दिया है, आप देखेंगे टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, ये इसके एग्जाम्पल है। देखिए हम विषाणु के विषय में पहले भी आपको बता चुके हैं कि विषाणु जो है लैटिन शब्द वायरस से बना हुआ है। वायरस शब्द का जो अर्थ होता है वो तरल विष, लिक्विड पॉइजन उसको कहा जाता है। मैंने इसको पहले भी बता चुका हूं आपको।
विषाणु सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटे होते हैं, ठीक। उन्हें प्रकाश के द्वारा कार्य करने वाले सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। उसके बाद उनका निरीक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि हमें उन्हें सजीव कहना चाहिए अथवा निर्जीव। देखिए अभी आपको बताया गया कि जो हमारे विषाणु होते हैं, ये पहला पॉइंट लिखा है, ये सजीव एवं निर्जीव के योजक कड़ी होते हैं। मतलब इनको, वायरस को हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, ठीक है। योजक कड़ी होते हैं, जोड़ने वाले कड़ी होते हैं, ठीक। तो इनको हम सजीव कहें या कि निर्जीव कहें, ये जो है निश्चित अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है, क्योंकि वे अपने आप नहीं होते हैं, ठीक। ये अकोशिकीय संरचना होती है, इनमें कोई कोशिकाएं नहीं होती है। उसके बाद केवल दूसरे परपोषी जीव के शरीर के अंदर किसी पादप अथवा जंतु कोशिका में ही जीवित रह सकते हैं तथा गुणन कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब किसी जीवित कोशिका के जीव के शरीर के अंदर ही रहेंगे और उसमें अपने आप को जो है वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, ठीक है। उसके बाद विषाणु में विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जाती है। जैसे उनका आकार कैसा होता है, छड़नुमा, बहुभुजी, गोलाकार, घनाकृति, ये 4 आकृतियां आपको दिखाई गई। इन आकृतियों के जो है विषाणु हो सकते हैं और इनका आकार आपको टेबल में बताया गया था कि 0.015 से लेकर 0.02 माइक्रोन के बीच होता है। इनके नाम इनके परपोषी तथा इनके द्वारा होने वाले रोग के नाम पर रखे गए। इनके जो परपोषी होते हैं, मतलब जिनके शरीर में ये रहते हैं, ठीक है, जिनके शरीर में विकास करते हैं, उनके द्वारा या इनके द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। उदाहरण के लिए देखिए, आपको अभी बताया गया कि जो वायरस है, ये वायरस में आपका देखिए उदाहरण में आपको दिया है HIV, ठीक, जिससे एड्स नामक रोग उत्पन्न होता है। आप जानते हैं HIV जो होता है ये एक प्रकार का विषाणु है, ठीक, जो मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। मतलब आपके अंदर जब ये विषाणु हो जाएंगे तो आप किसी रोग से लड़ नहीं सकते हैं, ठीक। आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, स्वस्थ शरीर के अंदर ऐसे जो है तत्व पाए जाते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब ये विषाणु प्रवेश कर जाएंगे आपके शरीर के अंदर तो आप किसी भी रोग से लड़ नहीं सकते। आप कितना भी दवा कर लीजिए लेकिन वो आपका ठीक नहीं होगा, ठीक, अंत में आपका अंत हो जाएगा। तो ये विषाणु जो है बहुत खतरनाक होते हैं। ये इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा उदाहरण आपको TME बताया गया, टोबैको मोजेक वायरस। इसके विषय में भी आपके देखिए यहाँ पर है, ठीक। टोबैको मोजेक वायरस पशुओं में पैर और मुंह के रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पशुओं में खुरपका और मुंहपका नामक रोग होता है। तो किस विषाणु के द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा होता है? TME, टोबैको मोजेक वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। मीजल विषाणु मनुष्यों में खसरा उत्पन्न करते हैं। देखिए एक और विषाणु का नाम है मीजल, जो आपको खसरा उत्पन्न करते हैं। फ्लू विषाणु अथवा वायरल बुखार करता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अभी आपको बताया गया, मनुष्य में घातक रोग एड्स को पैदा करता है, ठीक है। अभी विषाणु आप पढ़ रहे हैं, विषाणु के द्वारा ही आप जो है यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आपका पढ़ाई हो रहा है। ये जो है विषाणु का ही दिन है, ठीक। आप देख रहे हैं कि इस समय जो है कोरोना वायरस उसका भी नाम है कोरोना वायरस, COVID-19, ठीक है। वो भी एक प्रकार का वायरस ही है, ठीक है, जो हम लोग को क्या कर रहा है, रोगग्रस्त कर दे रहा है, ठीक ना, रोगी बना दे रहा है, जिससे जो है लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है। तो ये सब वायरस है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं
पॉइजन भी कहा जाता है, तरल विष के रूप में, ठीक है। उसके बाद आगे है इसमें विषाणु अपने प्रजनन के लिए परपोषी कोशिकाओं की ऊर्जा का उपयोग करते हैं जब वे गुणन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। विषाणु अपने प्रजनन के लिए क्या करते हैं, परपोषी कोशिकाओं की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। परपोषी कोशिका का मतलब विषाणु जिस जंतु के या पौधे के शरीर में प्रवेश करेगा उसी से वो ऊर्जा ग्रहण करता है, और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद क्या करता है, वो अपने वंश की वृद्धि करता है, ठीक है। मतलब विषाणुओं की संख्या जो अपना उनका वंश है उनको बढ़ाता है, ठीक है, और गुणन करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है। तब परपोषी कोशिका आखिर फट जाती है तथा नई कोशिका के रूप में इसका निर्माण होता है। तब विषाणु बाहर आते हैं तथा दूसरी कई कोशिका पर आक्रमण करते हैं। देखिए ये लिखा है कि परपोषी कोशिका आखिर में फट जाती है, मतलब उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो नई कोशिका में प्रवेश करती है विषाणु, ठीक है। अब इसके बाद है ऊतक का निर्माण। ऊतक का निर्माण क्या होता है, सजीवों की कोशिका के बाहर विषाणु विकास नहीं करते हैं। अभी आपको बताया गया कि विषाणु जो होते हैं किसी सजीव जंतु या फिर पेड़ पौधों के शरीर के अंदर ही विकास करते हैं, वो बाहर प्रकृति में जो है विकास नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, तीसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे तो ये प्रकृति में निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं। बाहर वातावरण में ये आपको सजीव अवस्था में नहीं मिलेंगे। जैसे ही ये किसी सजीव व्यक्ति जंतु या पौधों के शरीर के अंदर संपर्क में आएंगे, अंदर जाएंगे, तो वो सजीव हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। तो यही बात यहाँ पर है। विषाणु पौधों तथा जंतुओं के जीवित ऊतक पर निर्मित किए जाते हैं, ठीक। वे मुर्गियों तथा अंडों में विकास करते हैं। अभी यहाँ देखिए लिखा है, मुर्गी तथा अंडों में भी ये जीवाणु जो है विकास करते हैं। पौधों तथा जंतुओं से ऊतक को लिया जाता है तथा विषाणु के निर्माण में प्रयोग होता है। यह प्रक्रिया ऊतक निर्माण या टिश्यू कल्चर कहलाता है। मतलब कि जब विषाणुओं का वृद्धि किसी दूसरे सजीव के अंदर होती है, ठीक है, कोशिका के अंतर्गत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर या ऊतक निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है विषाणु सजीव या जीवों तथा निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी, जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, विषाणु में कोशिका द्रव्य केंद्रक कोशिका झिल्ली नहीं होती है, लेकिन इसमें आनुवंशिक तत्व, इसमें न्यूक्लिक अम्ल RNA तथा DNA, ठीक है, का कोड पाया जाता है, जो प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। DNA जीवाणु को नए विषाणुओं के जनन में सहायता करता है। विषाणु कवक, काई और फर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। ये इसमें आपको दिखाया है। सबसे पहला एक टॉपिक आपको जानना है कि ये जो विषाणु होते हैं ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। फिर विषाणु में सजीव के गुण पाए जाते हैं। इसमें सजीव के बीच देखिए दूसरा टॉपिक आपका यहाँ लिखा है, दूसरा पॉइंट, इनमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो सजीव में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और निर्जीव में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। देखिए आपके बुक में यहाँ देखेंगे लिखा है, विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये सजीव का गुण है, ठीक है। आप देखे हैं कि कोई सजीव रहेंगे, आप मनुष्य को ही ले लीजिए, तो उनमें जो है आनुवंशिक गुण पाया जाता है। मतलब अपने पूर्वजों का गुण दूसरे स्टेप में जो पैदा होते हैं उनमें जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये आनुवंशिक गुण इसमें होता है। दूसरा है, ये केवल दूसरी सजीव कोशिका के भीतर ही बढ़ते और गुणन करते हैं। दूसरा ये चीज है कि ये वृद्धि करते हैं, क्योंकि जीव भी वृद्धि करते हैं, सजीव भी वृद्धि करते हैं। तो सजीव का इसमें गुण है कि ये दूसरी कोशिका के भीतर जब प्रवेश करेंगे, मतलब सजीव कोशिका के भीतर, तो ये जो है गुणन करेंगे और वृद्धि करेंगे, ठीक। ये सजीव के लक्षण इसके है। और दूसरा है
इनमें निर्जीव निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं। तो निर्जीव के कौन कौन से गुण हैं, देखिए यहाँ पर। पहला, विषाणु में कोशिका द्रव केंद्रक अथवा कोशिका झिल्ली नहीं होती है। विषाणु में जो है कोशिका द्रव्य केंद्रक अथवा कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि ये जो है जीव में सजीवों में पाई जाती है। ठीक, इसलिए इसको निर्जीव माना जाता है। दूसरा है, सजीव तंत्र के बाहर विषाणु न तो सांस ले सकता है और न ही गुणन कर सकता है, जबकि सजीव क्या है, वह बाहर भी, ठीक है, मतलब प्रकृति में भी वह जीवित रह सकता है, स्वतंत्र रूप से भी जीवित रह सकता है, और किसी सजीव के अंदर भी वह जीवित रह सकता है। ये सजीव के लक्षण है। लेकिन इसमें क्या है, ये केवल मतलब किसी सजीव कोशिका के अंदर रहेगा तभी जीवित रह पाएगा, और बाहर रहेगा, स्वतंत्र प्रकृति में रहेगा तो वो सजीव नहीं रहेगा, निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उसके लक्षण जो निर्जीव के हैं ये पाए जा रहे हैं। तीसरा है, विषाणुओं को निर्जीव वस्तुओं की भांति क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। विषाणु को निर्जीव वस्तुओं की भांति उसको क्रिस्टल के रूप में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, जबकि सजीव को ऐसा नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है निर्जीव के गुण है। ये आपने पढ़ा। और चौथा आपने देख लिया कि ये पादपों एवं जंतुओं में रोग को पैदा करते हैं। देखिए, जंतु में रोग फैलाते हैं, HIV है, जैसे कोविड-19 है, और यहाँ TMV है जो पौधों में रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, और पौधों में, जंतुओं में जो है खुरपका और मुंहपका नामक रोग उत्पन्न करता है TMV, ये विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। इसके बाद बच्चों है यहाँ पर कवक। कवक को हम फंगी कहते हैं। तीसरा है फंगस या फंगी। ठीक है, फंगस या फंगी या कवक को कहा जाता है। ठीक, अभी कवक के विषय में आपको बताया गया था पहले। पहला इसमें देखिए पॉइंट आएगा, इसको फफूंद या फंगस कहते हैं। दूसरा इसमें जो आएगा आपका, यह एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव होती है। यह एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होती है। और तीसरा पॉइंट जो आएगा आपका, इसमें पड़हरित नहीं होती है। इसमें पड़हरित, हरित या हरित भी कहता है, क्लोरोफिल नहीं होती है। ये देखिए कवक, तीसरा हम जो है सूक्ष्म जीव के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। कवक, जिसको फंगी कहा जाता है। ठीक है, या फफूंद, इसको हिंदी में आप फफूंद, फंगस, ठीक है, ये सब कहा जाता है इसको, कवक को। यह एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, और इसमें जो है
पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। कवक पौधों का अनुपयोगी समूह है। कवक क्लोरोफिल, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, अभी आपको बताया गया, तथा इसमें जड़, तना तथा पत्तियों जैसी संरचनाएं नहीं होती है। ठीक, अतः कुछ लोग इस पौधे की, इसको जो है पौधे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इस पौधे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कवक को एक पृथक समूह में पौधों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कवक को एक अलग समूह में पौधों के अंतर्गत इसको रखा गया है, लेकिन इस पौधे की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। फिर उसके बाद कुछ कवक एक कोशिकी होते हैं तथा ईस्ट या खमीर कहलाते हैं, जबकि कुछ बहुकोशिकी होते हैं। अभी आपको यहाँ लिखा गया है, ये कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी। ठीक है, जिनमें माइसीलियम होता है, जो बहुकोशिकी होते हैं कवक, उसमें माइसीलियम होता है। माइसीलियम में कुछ पतले धागे होते हैं जिन्हें हाइमे कहते हैं, जो सभी दिशाओं में फैले हुए होते हैं। हाइमे के सबसे ऊपरी भाग में बीज होता है। इस प्रकार कवक फफूंद कहलाता है। फिर आगे, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण कवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है तथा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। भोजन दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है। कुछ कवक मृत तथा नष्ट पौधों एवं जंतुओं पर पाए जाते हैं। एक कवक सप्रोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे कवक जीवित जंतु तथा पौधों के ऊतकों पर पाए जाते हैं। एक कवक परपोषित पैरासाइट कहलाते हैं। कवक अपना भोजन अपनी कोशिका के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये बाद में रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, कवक के द्वारा भी रोग उत्पन्न होता है। फिर आगे, सड़ी हुई डबल रोटी, अचार, जैम, ये सब आप देखें। अभी रोटी के विषय में हमने चर्चा किया कि कई दिन आप उसको टिफिन में बॉक्स में बंद करके रख दीजिए तो उसमें जो है रुई जैसी जो है फफूंदी आपको देखने को मिलेगा, फफूंद देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहा जाता है, कवक कहा जाता है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल के रूप में यह दिया है कि आपका डबल रोटी है, अचार है, अचार में भी आप देखते हैं कि जब वो खराब हो जाता है तो उसमें फफूंद जो है फंगस के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है सड़ते हुए संतरे, नील हरित धब्बे तथा सीले हुए कपड़ों, पुराने जूतों तथा नम पेड़ों के तनों पर हरे धब्बे विभिन्न प्रकार के कवकों के कारण बनते हैं। बरसात के मौसम में उगने वाले खूबसूरत मशरूम भी कवक का ही रूप है। मशरूम आप देखिए सब्जी के रूप में भी आप उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो गोबर की खाद होती है उस पर, या जो सड़े हुए लकड़ी होते हैं उस पर आपको देखने को मिलेंगे फफूंद। ठीक है, कवकों के प्रकार है ये बच्चों, हम अगले वीडियो में आपको इसको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद कवकों में प्रजनन है, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको सूक्ष्म जीव के विषय में उसमें चर्चा होगी। ठीक है, आगे देखिए, चैप्टर अभी काफी लंबा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक, तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। अगर जो है ऑनलाइन क्लास चलेगा तो हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे, नहीं तो फिर वीडियो के माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचेंगे। गुड बाय बच्चों।